हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। और माई सेल्फ का यादव, और ये रही हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक। इसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट 1। और इसी से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे हम इंडेक्स देख लेते हैं, कौन से चैप्टर से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा और कैसे कैसे करके हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और मे बी एक चैप्टर 2 वीडियोस में बने, तो आप प्लीज़ परेशान नहीं होना। और ये सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास चीज़ें दी नहीं हैं, इसे हम अपने डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे। डेली सनसेट के टाइम पे जब भी हम बाहर स्काई में देखते हैं तो हमें एक दो ब्राइट डॉट्स शाइन करते हुए स्काई में दिखते हैं। और जैसे जैसे ही सनसेट कंप्लीट हो जाता है तो इन ब्राइट डॉट्स के नंबर्स जो होते हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं। वो इतने हो जाते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर पाते हैं। और पूरा स्काई शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। और उसमें से कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। और पूरी स्काई डायमंड्स, ऐसा लगता है कि जैसे डायमंड्स को पूरे स्काई में किसी ने बिखेर दिया हो, और वे ट्विंकल करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ब्राइट दिखते हैं, कुछ सिंपली ग्लो करते हुए दिखते हैं, जैसे कि मून। तो यही सारी चीज़ें इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हैं, कुछ खास नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेज़ में हमें मून भी दिखता है। और मून का क्या है कि वो हमें डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है। और मंथ में हम एक बार फुल मून भी देखते हैं। मंथ में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। और इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा अ फोर्टनाइट लेटर days. After 15 days you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है कि इस दिन हम रात के समय स्काई को बेस्ट तरीके से देख पाते हैं, सबसे क्लियर नाइट होती है, और उस टाइम पे हमें स्काई में अच्छे से स्टार्स सारे दिखते हैं, सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो भी स्काई में हैं वो सब अच्छे से हमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन की तरह हमें पढ़ाया गया है कि डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसका आंसर भी एनसीईआरटी ने दिया है। तो यहाँ पे है आंसर, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। इट मीन्स कि नाइट स्काई में जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सन के लाइट की वजह से हम नहीं देख पाते हैं। मीन्स कि सन की ब्राइट लाइट हमें अलाउ नहीं करती हैं वो सारे नाइट स्काई के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो जो भी नाइट स्काई में साइन करते हुए शाइनिंग ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और वो है सन, मून, और जो भी शाइन करते हुए रात के समय स्काई में जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। और सेलेस्टियल बॉडी
एक भारी भरकम शब्द है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अ वर्ड एंड इट्स अ नेम गिवन टू ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच वर शाइनिंग इन द स्काई. नथिंग मोर देन दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, हॉट एंड मेड अप ऑफ गैसेस. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हॉट होती हैं और वो गैसेस से बने होते हैं. और दे हैव देयर ओन हीट, लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट. और वो हीट और लाइट से बने होते हैं और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स. और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है. यहाँ पे देखिए सन को यहाँ पे बताया गया सन इज़ अ स्टार. इट मीन्स कि एनसीईआरटी में बताया गया है सन इज़ अ स्टार. इट मीन्स सन क्या है, एक स्टार है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. यहाँ पे और भी बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और इन्हें भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. रात के समय पे जब भी आप छत पे जाएं तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें हमें स्काई में दिखती हैं. तो यहाँ पे बात हुई है कॉन्स्टिलेशन की, कि जब भी हम while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of stars. ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेरियस पैटर्न्स फॉर्म करते हैं नाइट स्काई में, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं. इन्हें हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमें स्काई में दिखते हैं और इन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. और उसमें से सबसे इजी जो है जो रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है वो है सप्तऋषि. सप्तऋषि का यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है. जैसे कि ये 4 स्टार्स और ये 3 स्टार्स मिलके हो गए सप्तऋषि. इन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं और ये कॉन्स्टिलेशन है. और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. It is a group of 7 stars that forms a part of large Ursa Major constellation. सप्तऋषि के बारे में ही है. नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं. मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, आप यहाँ से देख के अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं. तो आगे देखते हैं हम. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट टाइम with the help of stars. The north star indicate the north direction. It is also called polar star. It always remain in the same position in the sky and we locate the position of polar star with the help of Saptarishi. तो ये इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखी हुई थी. इसमें क्या लिखा है कि एंशियंट टाइम पे लोग डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते थे. तो लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए इसी पोलर स्टार की सहायता से अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे कि वो किस डायरेक्शन में है. और ये पोलर स्टार का क्या ख़ास बात है कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है और इसका वही एक फ़िक्स पोजीशन है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहता है. और चलिए हम देख लेते हैं. यहाँ पे फिगर में पोलर स्टार भी दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में बताया है कि इस पोलर स्टार को हम सप्तऋषि से पहचान सकते हैं कि वो किधर है. तो चलिए हम देखते हैं इस फिगर में. इस फिगर में ये रहा पोलर स्टार, ये रहा पोलर स्टार, ये रहा सप्तऋषि. सप्तऋषि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसे कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं. तो ये देखिए ये 2 स्टार, इसे सीधे हम इसके सहारे देखते जाएं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स की तरह है और ये नॉर्थ स्टार को हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. तो आगे है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लाइट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स. The word planet came from the Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It's get all its heat and light from the sun, which is our nearest star. तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ और सेलेस्टियल बॉडी हमें स्काई में दिखाई देती हैं जिनका खुद का ना हीट होता है ना लाइट होता है. और वो ये सारे हीट और लाइट कहाँ से पाते हैं, स्टार से. और ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से लिया गया है,
सॉरी इन सारे सेलेसियल बॉडीज़ के पास जिनके पास हीट नहीं है, लाइट नहीं है, उन्हें प्लैनेट कहा जाता है। और ये प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडरर। जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, और ये अपनी हीट और लाइट को कहाँ से लेता है? सन से लेता है। सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। आगे देखते हैं क्या है। मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। मून जो हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये अर्थ का कंपेनियन है और उसके अराउंड मूव करता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. और जैसे अर्थ है उसी तरह और भी प्लैनेट्स हैं जो कि अपना हीट और लाइट सन से लेते हैं, और उनके भी अपने मून्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम में क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड अदर सेलेसियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड्स form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. मीन्स यहाँ पे ये है कि सोलर सिस्टम वो है जिसमें सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, कुछ सेलेसियल बॉडीज़, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड्स सब मिल के सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसका हेड जो है वो सन है। तो इस फिगर में हम इस सोलर सिस्टम को देख लेते हैं, और इस फिगर में सोलर सिस्टम को हम देखते हैं। ये यहाँ पे है, देखिए ये रहा सन, और ये सारे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और यहाँ पे नेपच्यून है। तो ये रहा सोलर सिस्टम। यहाँ पे जो मेन थिंग है वो ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किन 2 प्लैनेट्स के बीच में लाई करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं और क्या है। आगे सन के बारे में इसमें बताया गया है। तो सन के बारे में हम पढ़ते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये बहुत ही ह्यूज एंड और हॉट गैसेस से बना हुआ है, बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से बना हुआ है, और ये प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करता है. इट मीन्स कि जो सन है वो हेड है और वही सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है और जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सन ही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के. बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार फ्रॉम अस. The sun is about 150 million kilometer away from the sun. और सन जो है वो इतना इतना ज़्यादा वो गर्म है, उसके बावजूद हमें उतनी गर्मी फील नहीं होती है क्योंकि सन जो है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है. इस वजह से हम इसकी गर्मी को फील नहीं कर पाते हैं. और चलिए आगे बढ़ के देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में क्या दिया हुआ है. इसमें बताया गया है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो यहाँ पे डिस्टेंस से इट मीन्स कि सन को एक लोकस पॉइंट मान के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनके नंबर को बताया गया है, कौन सा प्लैनेट किस नंबर पे है. तो सबसे नियरेस्ट यहाँ से हम देख सकते हैं मरकरी है और हमारा अर्थ 3rd नंबर पे है. और चलिए आगे देखते हैं. इन 8 planets, all the 8 planets of the solar system have
solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. तो जो सारे 8 planets हैं वो सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं और ये पाथ इलोंगेटेड होता है, इसे ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये इलोंगेटेड पाथ, ऑर्बिट, ये सारे वर्ड्स ध्यान से देखिएगा और इससे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताने हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया है मर्करी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू दी सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। 1 राउंड मीन्स कि सन का 1 राउंड अपने ऑर्बिट पे ये 88 डेज में कंप्लीट करता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन्स because its size shape are very much similar to that of the earth। तो विनस को क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विंस। और क्यों? क्योंकि साइज एंड शेप जो है विनस का वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ के। तो सो यहाँ से हमें 2 चीज़ें जानने को मिली, 2 नहीं काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हैं, जैसे कि इलोंगेटेड पाथ, उसे ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के, वो है मर्करी। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि विनस जो है वो विनस अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइज़ और शेप काफ़ी अर्थ के सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। यहाँ पे क्या है कि टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial body discovered in recent past, may be called dwarf planet। तो यहाँ पे क्या था कि 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था और IAU के मीटिंग में इसे डॉफ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया और इसे प्लैनेट मेंबर होने से हटा दिया गया। तो इसका मेन रीज़न ये था कि सारे प्लैनेट्स अर्थ को सेंटर मान के इसके इस तरह से रिवॉल्व करते थे, बट प्लूटो का क्या था कि वो इस तरह से कुछ अपने ऑर्बिट से बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग ना होके कुछ अलग ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता था सन के अराउंड। सो इस वजह से ये प्लैनेट नहीं रहा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में डॉफ प्लैनेट के बारे में बताएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा कि हमें समझ में आएगा कि आप कितना हमें सुनते हैं, समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये चीज़। और इन साइज और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो according to distance from sun, earth is third and from its size it is 5th largest planet। तो it is slightly flattened at poles, that is why its shape is described as geoid। geoid means an earth like shaped। तो हम अर्थ के शेप को देखेंगे तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे पोल्स पे ये फ्लैटन होता है और इक्वेटर पे यहाँ पे ब्लज होता है और ये इसी के शेप में होता है, दैट्स वाई इसको जियोइड भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अर्थ का क्या है और भी बहुत यूनिक फीचर है अर्थ का, वो ये है कि ये लाइफ सपोर्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन है, जो भी चीज़ें लाइफ सपोर्टिंग है वो सारी चीज़ें हमें अर्थ पे मिलती हैं। From outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet। हम अर्थ को अगर स्पेस से देखते हैं तो इसका 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर है, दैट्स वाई ये हमें ब्लू दिखाई देता है। तो चलिए आगे देखते हैं मून के बारे में। Our earth has only one satellite, that is the moon। Its diameter is 1/4 that of the earth। 1/4 means 1/4
that of the earth. It's appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies, or it is about 3,84,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. The moon यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया है कि 3,84,400 किलोमीटर मून जो है हमसे इतनी दूरी पे है, और यहाँ से हम अब डिस्टेंस सारी चीज़ों को एक अपने एनालिसिस पे हम जान सकते हैं कि कौन कितनी दूरी पे है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सन हमसे काफ़ी दूरी पे है, उसके बाद मून है और फिर अर्थ है। तो चलिए आगे देखते हैं। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same day to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो यहाँ पे लिखा है कि 27 डेज में मून क्या है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसकी स्पिन जो है वो जस्ट इक्वल टू अर्थ है, और दैट्स वाई ये हमें सिर्फ एक फेस इसका दिखाई देता है। जब भी हम देखते हैं इसे स्काई में, तो ध्यान दीजिएगा अब से फिर से कि सिर्फ इसका एक फेस हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिन है वो जस्ट इक्वल टू अर्थ है। The moon does not have condition favorable for life. It has neither water nor air. So it means कि मून पे जो कंडीशन है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ना यहाँ पे वाटर है ना एयर है। और यहाँ आगे क्या लिखा है, यहाँ पे माउंटेन है, आगे देखते हैं। यहाँ पे माउंटेन है और प्लेन्स हैं, डिप्रेशन सरफेस। इट these cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो अभी हम मून को जब भी ध्यान से देखेंगे तो हमें मून पे कुछ काले धब्बे दिखते हैं, जो ये सारे माउंटेन्स हैं वही फॉर्म करते हैं। वो डिप्रेशंस जो होते हैं वो शैडोज़ फॉर्म करते हैं, माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम इजीली देख सकते हैं। इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा गहरे और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं। यहाँ क्या है, अपार्ट फ्रॉम the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroid. तो हम अगर स्टार को हटाते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और इन सब चीज़ों को हटा के देखते हैं, तो कुछ और भी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं, जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था एस्टेरॉयड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट फॉर्म करता है, उसी के बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और साइंटिस्ट ने इसे क्या कहा है कि एस्टेरॉयड जो हैं वो प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं, जो कि किसी भी रीज़न से एक्सप्लोड करके उस बेल्ट को फॉर्म करके और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। चलिए आगे मेटेरॉइड्स देखते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स come near the earth and tends to drop upon it. तो कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन, जो कि कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के नियर आ जाते हैं और अर्थ पे गिरते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो क्या है कि क्यों फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी चीज़, जब आप खुद इमेजिन करिएगा, अपने हाथ को फर्श पे रब करके देखिएगा, जब भी आप रब करेंगे हाथ को तो आपका हाथ गर्मी फील करता है, हीट फील करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब मेटेरॉइड्स गिरते हैं तो जो डस्ट होते हैं वो और मेटेरॉइड्स एक दूसरे से फ्रिक्शन होता है उन दोनों में, और जिसकी वजह से मेटेरॉइड्स जो है वो जलने लगते हैं, और इस जलने की वजह से इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट।
और समटाइम्स अ मेटेरॉइड विदाउट बीइंग completely burnt falls on the earth and creates a hollow। कभी कभी क्या होता है कि ये meteoroids completely burn नहीं होते हैं और अर्थ पे गिरते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। Our solar system is a part of Milky Way galaxy in ancient time। So यहाँ पे क्या लिखा है कि our solar system क्या है, एक गैलेक्सी का पार्ट है, जो उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और एंशियंट टाइम में क्या है कि एंशियंट टाइम में इमेजिन किया जाता था कि आकाश में रिवर बहती है लाइट्स की। आकाश में क्या है कि रिवर ऑफ लाइट्स फ्लोइंग इन द स्काई, thus its name as Akash Ganga। A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases। There are millions of such galaxies that makes universe। तो गैलेक्सीज का क्या है, ये ह्यूज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट है, गैसेस हैं, और ये मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्या है कि यूनिवर्स को बनाती हैं। तो आगे देखते हैं। आगे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है। तो पहला क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इसको लिख के आंसर देना है। तो इसमें क्या है कि मैंने जो भी बताया है ऊपर उसी से ये रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन्हें लिखने की कोशिश करिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लिखने का जो राइटिंग प्रैक्टिस जो है हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में मेंस का एग्ज़ाम जो है वो पूरा राइटिंग पे ही होता है। आप कैसे लिखते हैं, आप जैसा लिखेंगे आप वैसे नंबर पाते हैं और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आप लिखना सीखिए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग एक छोटे से ब्लॉक से ही बनना शुरू होती है। तो पहला क्वेश्चन राइटिंग पे है, तो आप इसे करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शंस पे है। ऑप्शंस को आप उस ऊपर से देख के समझ के कर सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया, जैसे यहाँ पे देखिए द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विंस। तो अभी ऊपर काफ़ी डिस्कस किया है हम लोगों ने इसके बारे में। तो यहाँ पे मेरे आंसर बताने से अच्छा है कि आप लोग खुद इस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी है ये फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख से बताइए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि हमारे चैनल पे और भी सारी क्लासेस चलती हैं, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आप उसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।